जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं, आज आपका 7th क्लास का साइंस के क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक पार्ट इसमें कवर किया गया था, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए जो जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसे स्टार्ट करते हैं। से 5th लेक्चर तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आपका समुद्र तट के निकट लोहे में जंग लगती है उसकी, क्योंकि ये मैं थोड़ा रिविजन कर देता हूँ। जल लुप्त होता है और लवण बढ़ने से ये सारी प्रक्रिया होती है। पोटेशियम परमैंगनेट को करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मूला अगर है केमिकल फॉर्मूला, तो KMnO4 हीट इसको देते हैं तो ऑक्सीजन प्लस अदर प्रोडक्ट प्राप्त होती है। चलिए हम नेक्स्ट हम अध्याय पढ़ेंगे, आपका 7 साइंस का है ये। आपको पौधों से पोषण, जो SST और साइंस वाले जो और किसी भी सब्जेक्ट के आपके हैं स्पेशलाइजेशन और स्टैटिक जीके में भी आपको 14 नंबर इस पर कवर किया जाएगा। चलिए, ये SCERT का 7th क्लास का चल रहा है। पौधों में पोषण क्या है? पौधों अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं करते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं पौधे। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगर सनलाइट के क्लोरोफिल इसमें दिया जाता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। इसमें याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, इसमें अगर सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में देते हैं तो ग्लूकोज प्लस O2 और H2O। कमेंट बॉक्स में बताइए वो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्या क्या चीज़ है। प्रकाश संश्लेषण अगर होगी तो उसके लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकती है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की किसकी जरूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की। ये सारी चीज़ें हैं, आपको चारों पॉइंट याद रखना है। ग्लूकोज उसके बाद, चलिए ग्लूकोज इसका उपयोग पौधों की कोशिका या तो तुरंत करता है या अघुलनशीलता यानी मंद स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। चलिए, कुछ वसा और प्रोटीन से भी काम में आता है, कुछ वसा और प्रोटीन भी इसमें काम आता है। ऑक्सीजन पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन जो है हमारा पत्तियों से यानी रंध्र यानी जो आपके वायुमंडल में पहुंच जाता है। मनुष्य अपना भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। किस पर हम निर्भर करते हैं? तो पेड़ पौधों पर। पौधे का हरा रंग पौधे में उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्ण रहित होते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण क्लोरोफिल पत्ती से की सहायता से करते हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से आपको बनेगा, पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से क्या संग्रह करता है? तो क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल क्या संग्रह करता है? इसको रेट से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए, पौधे जो है अपना सूर्य की ऊर्जा से क्या प्राप्त करता है? तो वो आपका क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम धातु प्राप्त होता है। कौन सी धातु प्राप्त होता है क्लोरोफिल के केंद्र में? तो आपका सेंटर में पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है? Mg, ठीक है, इसका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में बैंगनी, लाल और नीला रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में बैंगनी, लाल और रंग, ये तीनों जो होता है ये रंग को बैंगनी, लाल और नीला रंग को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फर्स्ट टाइम है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बढ़ेंगे। चलिए आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इसका PDF चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर PDF कुछ कंप्रेस करके दिया हुआ है। तो अगर SCERT का NCERT का 6 से लेकर के 10 तक और NCERT का आपका 6 से लेकर 12 तक का आपको विद प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, तो BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए और करंट अफेयर्स का आपको पिछले 7-8 महीने का कंप्रेस करके आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए 7903812553 पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा अपने नाम के साथ। और ये ज्वाइन आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 8 से 9 तक आप कर सकते हैं। ये PDF सारी चीज़ें आपको पेडेबल रहेगा, पे करना पड़ेगा गूगल पे PDF नोट्स के लिए। और ये इसी तरह का जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको नोट्स रहेगा। 149 रुपये दीपावली ऑफर तक रहेगा, उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये चार्जेस लिया जा रहा है ताकि इसकी वैल्यू समझे और जितना मैंने मेहनत किया है उसको आप इसका यूज़ कर सकें सही ढंग से। चलिए, किस तरह ये आपका PDF इस तरह से रहने वाली है और ये आपका PDF रहने वाली है। और SCERT NCERT को कुछ कई ऐसे जहाँ जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाया है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा कंप्रेस करके। कई बुक्स का, कई जगह से, कई कोचिंग का भी एक जगह संग्रहित मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना आपको कंटेंट दे देंगे जितना आप पिछले 27-28 दिनों में शायद नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ इतना ही आपको 2 से 3 बार इसको रिविजन करके जाएंगे, आपका सिलेबस डेफिनेटली होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोपोसी, सोपोसी क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, ये आपका सोपोसी है।
पर्पोसिव जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, पर्प के नाम ही से पता चल रहा है यानी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, जो अपना भोजन है तो दूसरे पर निर्भर हो। मनुष्य एग्जाम्पल में हो गया। अमरबेल वृक्ष के अमरबेल के वृक्ष ना ही पत्ते होते हैं ना ही क्लोरोफिल इसमें होता है, वह अपने भोजन हेतु दूसरे पर निर्भर करते हैं। अमरबेल ये एक अपवाद में आता है। अमरबेल जो होता है कि वृक्ष, इसमें ना तो पत्ते होते हैं ना ही इसमें क्लोरोफिल होता है, अपना भोजन दूसरे पर निर्भर करता है। अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है जिससे वो लिपटा होता है, जो नज़दीक में रहेगा उसी को वो वहाँ से भोजन करता है। कैक्टस नागफली जिसको कहते हैं, हमें प्रकाश संश्लेषण के तने के माध्यम से होता है। नागफली कैक्टस जो है प्रकाश संश्लेषण के तने से माध्यम से प्राप्त होता है। जिस पौधे की पत्ती लाल या भूरे रंग की होती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है, बस हरा रंग दूसरे रंग के कारण छिप जाता है। पर जिस पौधे की पत्तियाँ ये लाल या भूरे रंग की होती है वह भी प्रकाश संश्लेषण करती है, बस हरा रंग जो होता है दूसरे रंग के कारण छिप जाता है। केवल पीले धब्बे, जहाँ क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगा, जहाँ केवल पीले धब्बे जो है वाली जो पत्तियाँ जो होते हैं पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पर नहीं होती? जिसमें पीले वाले धब्बे होते हैं। जिस पौधे के पत्तियाँ लाल या भूरे रंग की होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ये उठेगा, बताइएगा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश संश्लेषण में जो होते हैं उसमें जो पत्तियाँ होते हैं किस रंग के होते हैं? तो आपको पौधे की पत्तियाँ होते हैं लाल और भूरे रंग के होते हैं, और बस हरा रंग के जो रंग होता है दूसरे रंग के कारण छिप जाता है। हरा जो रंग होता है, पत्ते आप ज़्यादातर हरा होते हैं, लेकिन ये सारे रंग के कारण, लाल और भूरे रंग के कारण वो दिखता नहीं है इसके कारण। तो आपको पता चल गया प्रकाश संश्लेषण किस पौधे के पत्तियों के कारण होता है, तो लाल और भूरे। अगर ऑप्शन में आएगा तो यही लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, पौधे में प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग सीधा करने में अक्षम होता है, यानी कि ये सक्षम नहीं होता है। केवल पीले धब्बे वाला पत्तियों के पीले भाग में ही क्लोरोफिल नहीं होता है, बाकी सभी में क्लोरोफिल होता है। इसमें भी क्लोरोफिल होगा, इसमें नहीं होता है। चलिए घटपर्णी पीच प्लांट के बारे में हम जानते हैं। आई होप समझ गए होंगे इतने पॉइंट से, अगर कोई रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। घटपर्णी यह एक कीटवच्छी पौधा होता है। ये घटपर्णी जिसको कहते हैं उसको कीटवच्छी पौधा होता है। इसमें बड़े घरे जैसे रचना पाई जाती है, जिसमें से पाचक रस होता है और जिससे यह कीटों का पाचन करता है, और इससे कीटों का पाचन होता है। उदाहरण के रूप में दिया हुआ है बिजनेस सप्लाई ट्रैप सेंट्रो और मृत्युजीवी आपका हो सकता है। जो अभी टॉपिक है मृत्युजीवी, इसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। जो मरे सड़े गले जीवों से भोजन को प्राप्त करता है, नाम से ही पता चल रहा है मृत्युजीवी, यानी कि जो मरा सड़ा गला से भोजन प्राप्त करता है, जिससे कि एग्जाम्पल में मशरूम। ऑप्शन भी पूछा जाता है, बताइएगा मृत्युजीवी का, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मशरूम है। कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है। कवक चलिए एक पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसको तेज़ी से कंप्लीट कीजिएगा। लगभग 18 चैप्टर है इसमें, इसको भी हम तेज़ी से कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, और अपना कमेंट अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा कि इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। अदरवाइज इस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आएगा तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कवक। कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, मैंने आपको बताया। कवक यानी कि जिसको फंगी भी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होता। क्वेश्चन आ सकता है कवक में क्या है क्लोरोफिल या नहीं, तो आपको लगाना है नहीं है। कवक नम एवं उष्ण वाले स्थान पर होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर नमी होता है और उष्ण वाले स्थान पर होता है। कवक जनित बीमारी जो होता है, कवक से होने वाला, जो फंगी से होने वाला बीमारी है, खुजली, दिनाय, सिरुदली, आलू का सुजा रोग, धान का पत्ती का चित्तेदार होना, ये सारे रोग होते हैं। कौन कौन सा? खुजली, दिनार और ये आपका धान का पत्ती। एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ समझ सकते हैं कौन सा कवक से होने वाली है। तो खुजली और आलू का जो ये सारी चीज़ें। कुछ मशरूम खाने का काम करता है, कुछ जो है मशरूम खाने का काम आता है। सजीवी पौधे कौन होता है? वह पौधे जो दो पौधे या जीवधारी साथ साथ एक और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सजीवी, जैसे कि सजीवी मतलब कि एक दूसरे को सहयोग करना। जैसे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप मुझे सहयोग करेंगे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, या फिर बेल घंटी दबा करके, या फिर अपने जो भी है, तो एक दूसरे को सहयोग करके से ही चलता है, और फैमिली या फिर पूरे
संसार या पूरे देश। जब तो पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं, जैसे हम लोग क्या साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे का कई लोग लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लाइकेन है, कवक और शैवाल से बना होता है। ये लाइकेन किस तरह से बनता है, तो कवक और शैवाल से बना रहता है। क्वेश्चन भी आ सकता है लाइकेन किस तरह से बनाएगा, तो वो कवक और शैवाल से बना रहता है। राइबोजियम नामक जीवाणु, राइबोजियम नामक जीवाणु जो होता है जलीय पौधे की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो जलीय पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये पौधों को नाइट्रोजन लेने में मदद करता है। और इस तरह के जो पौधों को नाइट्रोजन में लेने में मदद करता है। आपको पता है ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है, कितना परसेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में 78% होता है इसमें। 6th क्लास में अच्छे से बताया है, उसको जाकर के पूरा वीडियो देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको आप अच्छे से देखिए। जगदीश चंद्र बोस एक जो आपका एक क्वेश्चन भी आता है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था वायरलेस संचार की खोज के लिए, और जगदीश चंद्र बोस इंडिया के रहने भारत के रहने वाले। अब अध्याय 7 से जो संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आ सकती है, हवा, आंधी और तूफान। हमारे चारों ओर क्या है, तो वो है आपका हवा। हमारे चारों ओर वायु है। हवा गतिशील वायु, जो हवा कहलाती है, जो वायु हमारा गतिशील होता है उसी को हवा कहते हैं। वायु दाब डालती है, वायु जो है उस पर प्रेशर डालती है, दाब डालती है। वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव पड़ती है उसे वायु दाब कहते हैं। यानी वायु के जाने कई बार देखते हैं प्रेशर के कारण कई घर या फिर हम लोग का ट्रैवलिंग में भी दिक्कत होती है, टू व्हीलर चलाने में। ये वायु जो हमारे जो है भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव करती है, कहाँ पर दबाव दे रही है, तो पृथ्वी पर, तो उसे वायुदाब कहते हैं। पेड़ की पत्तियों भी वायुदाब के कारण हिलती है, प्रेशर के कारण ही हिलती है। वायु गर्म होने से फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकती है। वायु अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगी, क्या होगा, तो फैलेगा। अगर ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाएगी। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है, ये सारे 7th क्लास का क्लासेज है। चलिए हवा का, इसीलिए इस लेवल का सारा है। हवा का वेग बढ़ने से वायुदाब क्या होगा, घटता है। हवा का अगर वेग बढ़ जाएगा तो वायुदाब प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि बताइए हवा का अगर हम वेग बढ़ा दिए, मानिए तेज हवा चलने लगी, तो उसका वायुदाब क्या होगा, वायुदाब प्रेशर घटेगा। घटना क्या है, वायुयान का उड़ना, और इसी कारण से होता है। तेज हवा में छप्पर का उड़ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर आंधी, आंधी जो होता है काफ़ी तेज चलने वाली हवा को आंधी कहता है। चक्रवात किसको कहते हैं, चक्रवात जब एक ही स्थल की ओर बहती हो या तटीय क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश आती है, इसको चक्रवात कहते हैं। ये 7th क्लास का इसी लेवल का बताया गया है, तो बच्चों को समझाने के लिए इससे क्वेश्चन बन सकती है। चक्रवात किस तरह से है, तो चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है और तो तटीय क्षेत्रों में आंधी और बारिश के साथ आती है। चक्रवात जो है को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था एससीईआरटी में, और एनसीईआरटी में पूर्व एशिया में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, चक्रवात का अमेरिकाओं में क्या नाम से जानते हैं, तो हरिकेन, और पूर्व एशिया में तो टाइफून के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका अध्याय है 8, जलवायु अनुकूलन, और इसके बारे में जानते हैं। और अनुकूलन के बारे में मैंने 6th क्लास में भी पढ़ाया था, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। तेज़ी से देखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1.5 के स्पीड से देखिएगा तो अच्छे से समझ आएगा और टाइम कम लगेगा। जलवायु जो किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे इलाके को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यानी गर्म और नम्य है। भारत में 4 ऋतुएं होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, मौसम पक्षपात ऋतु। शीत ऋतु आपको पता है जनवरी से फरवरी होता है, और ग्रीष्म ऋतु आपको मार्च से मई का रहता है। वर्षा ऋतु आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर जून हो जाएगा, जून जुलाई से लेकर के सितंबर में हो जाएगा। और मौसम पक्षपात ऋतु आपका अक्टूबर से दिसंबर तक रहेगा। भारत की जलवायु 2 प्रकार की मानसून पर प्रभाव करता है। एक उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, शीत मानसून होता है। ये उत्तरी पूर्वी मानसून आपको देख सकते हैं इस तरह से। आपका जो आपका इंडिया का पिक्चर होता है, हालांकि ये एक सेकंड, इंडिया का जो आपको रहता है उत्तर पूर्वी आती है, बंगाल की खाड़ी से होकर के उत्तर पूर्व से, यहाँ से जो आपका हिमाचल आपका यहाँ से आता है, यहाँ से सारा कुछ यहाँ पर वेव आता है, ये उत्तर पूर्वी है। इस तरह से वेव आता है, और बिहार यूपी इस तरह से कनेक्ट करके और 7 सिस्टर राज्यों को इस तरह से कनेक्ट करके ये सारे यहाँ से हवा लाती है। ये शीत यहाँ से ठंडा यहाँ से आना शुरू हो जाती है। देखते होंगे जम्मू कश्मीर, पश्चिम आपका इधर से सारा चीज़ आता है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आता है दक्षिणी
दक्षिणी पश्चिम मानसून, ये ग्रीष्म काल में आती है। इसमें दक्षिणी पश्चिम मानसून में आपका आता है, यहाँ पर नीचे से आता है, ये इस तरह से नीचे से आता है, जहाँ पर आपको तमिलनाडु, केरल इस तरह से आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है आपका दक्षिणी मानसून, सबसे पहले केरल में आता है। देखिए इसमें बताया भी गया है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है जिसमें ग्रीष्मकालीन, सबसे पहले कहाँ पर मिलता है तो केरल में मिलता है। ऊँट जो है उसका रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, अगर रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं तो ऊँट को कहेंगे। ध्रुवीय भालू जो होता है यानी यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट वाले क्षेत्र में मिलता है, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। इसका शरीर पर बालों की मोटी परत पड़ती है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। ये ध्रुवीय भालू के बारे में है, एक बार आप देख लीजिएगा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सूंघने की शक्ति तेज होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान जो होता है लगभग 37 डिग्री होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में मास रात होता है, 6 महीना दिन होता है। ये जितने भी ध्रुवीय प्रदेश हैं यानी जहाँ पर है उसमें 6 महीने रात होता है और 6 महीने दिन होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जो होता है कस्तूर होता है, मृग हो गया, पोंगे हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, पेंगुइन को होता है, यदि यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए, और वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप पर्सनली हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पर तुरंत प्रभाव से आपको तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मोटी चमड़ी होती है। मोटी, ये पंगोई के बारे में, मोटी चमड़ी होती है, ये तैर भी सकता है। साइबेरियन क्रेन क्या होता है? ये साइबेरियन क्रेन साइबेरियन से प्रवास हेतु भारत के राजस्थान और हरियाणा में सुल्तानपुर में सर्दियों में पाया जाता है। तो ये साइबेरियन क्रेन एक पक्षी टाइप का होता है जो कि भारत के सुल्तानपुर आपको पता है हरियाणा में पड़ता है, और ये यहाँ पर आपका आकर के सब कुछ यहाँ पर मतलब कुछ दिन के आकर के ठंडों में अपना साइबेरियन क्रेन आकर के रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। हनुमान बंदर क्या होता है? भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता है। यह वर्षा वन में रहता है। यह कन्याकुमारी से हिमालय के फुट हिल तक राजस्थान में पाया जाता है। यह टोलियों में रहता है, ये ग्रुप में रहता है। उष्णकटिबंधीय जीव जो होता है एशियाई हाथी और हनुमान के लंगूर होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जीव है, उष्णकटिबंधीय जीव है। क्वेश्चन आएगा कि उष्णकटिबंधीय जीव कौन कौन सा है, तो एशियाई हाथी और हनुमान लंगूर। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक है, इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, 7 क्लास का है 8। अब नेक्स्ट है गंदे जल का निपटारा। इससे हो सकता है क्वेश्चन बनेगा क्योंकि अभी बिहार सरकार और भारत सरकार और स्वच्छता के मामले में बहुत सारे हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकती है। अपशिष्ट जल झाग से भरपूर होता है, तेल मिश्रित होता है, काले भूरे रंग का जल जो वो कई स्थानों में नालियों में जाता है, ये अपशिष्ट जल कहलाता है। इसमें घुले हुए और निलंबित कण होते हैं। इसमें धुले हुए और निलंबित कण होते हैं। वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें से निलंबित कण ठोस कार्बनिक और कार्बनिक शुद्धियों और शुद्धियों के पोषक तत्व मृतजीवी वाहक जीवाणु वन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। कार्बनिक अशुद्धियों मानव मल मूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल और सब्जी का कचरा इत्यादि है। और कार्बनिक अशुद्धियाँ जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट, धातु इत्यादि है। जीवाणु हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अन्य सूक्ष्मजीव होता है पेशीज आदि रोग उत्पन्न करने में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है हर एग्जामिनेशन में, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इस क्लास में बताया संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब इसको प्रकाशित किया, तो 2005 से 15 की अवधि के जीवन के लिए जल को अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, जीवन के लिए दशक क्योंकि यूएनओ द्वारा ये डिसाइडेड है। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको SCERT का यहाँ पर कंटेंट दे सकता है, किससे क्या रोग होती है और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे कि पेशीज, आपका पेट में मरोड़ आना शुरू हो जाता है, दस्त होता है, कार होता है, और अगर दूषित जल के कारण होता है तो पीने के लिए स्वच्छ पानी का यूज कीजिएगा इसका रोकथाम के लिए। कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है? ये बीमारी जैसे खुजली होता है, बदन में होता है ये खुजली, दूषित जल से नहाना या फिर कपड़े धोना या फिर नहाने के लिए स्वच्छ यूज कीजिए। हैजा ज़्यादा और लगातार दस्त होना इसमें होता है, और ये भी दूषित जल या भोजन व्यवहार और ये भोजन अच्छा नहीं होने के कारण, तो इसमें स्वच्छता का यूज कीजिए। मलेरिया है ज़्यादा देर तक बुखार आना, मलेरिया में मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, और ये
मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण से इसका कारण भी पूछा जाता है। मलेरिया किस रोग के कारण होता है, तो मुँह से मादा एनोफिलीज मच्छर आप याद रखिएगा। जल जमाव के कारण रोकथाम के लिए से इसका रोकथाम कर सकते हैं। मेनिजेस्ट यानी मस्तिष्क जो होता है बुखार लगना दूषित जल का सेवन करने से होता है। पॉलीथीन से नाला या ना होने बना नाली के पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना, ये सारी चीज़ होता है। मानव मल निपटारा के वैकल्पिक वैसे सेप्टिक टैंक, मोबाइल शौचालय होता है, कंपोस्टिक पीट होता है, ये सारे इसका यूज कर सकते हैं, जिसे हम स्वच्छता का बना सकते हैं मानव निपटारा के लिए। इन शौचालयों को से मल बंद नालियाँ होते हुए भी बायोगैस संयंत्र चलाया जाता है। बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने और रोशनी करने में उपयोग होता है। अपशिष्ट जल उपचार नियंत्रण से दूषित जल को उपचारित किया जाता है। विश्व का पहला जल निकासी हेतु नलियों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। तो सबसे पहले आपको विश्व में पहली बार कोई भी जल निकासी यानी कि सीवरेज के लिए है तो वो आपको कहाँ पर किया गया था, वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। ये क्वेश्चन आ सकती है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टॉपिक है अध्याय 10 आपका विद्युत धारा और उसके प्रभाव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो लोग आपको इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सअप में 8 से 9 में इसी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपको क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर्स, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और एनसीईआरटी का डेली आपको क्लास मिलेगा। दिवाली ऑफर में 149 में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपका टॉपिक है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत सेल जो होता है इसी तरह का उसका चित्र होता है और इसका पॉजिटिव और इसके संकेत करता है। बल्ब जो होता है फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट इसमें यूज करता है और इसका इस तरह से संकेत करते हैं। कई बार संकेत भी पूछता है, इसलिए याद रखेगा। स्विच और ऑन स्थिति में किस तरह से रहेगा, स्विच ऑन है तो इसमें दोनों ज्वाइंट रहेंगे और इस तरह से आपका दोनों कनेक्टेड रहेगा। और स्विच ऑफ स्थिति है यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, मेन पॉइंटर से वहाँ से हट गया तो यहाँ से दूर हो गया। देखते हैं जो स्विच ऑन ऑफ टिप टॉप करते हैं आप लोग तो यहाँ से थोड़ा सा ये दूर हो गया है। ठीक है, कनेक्टिविटी हटा दिया गया। बैटरी जो होता है कनेक्टेड हमेशा रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ये नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव, दूर इस तरह से ये कनेक्टेड होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन को दिखाता है, ये आपको बताया मैंने। ये पॉजिटिव जो रहता है और ये निगेटिव रहता है। बड़ी वाली जो रहता है धन को दिखाता है, छोटी और मोटी रेखा जो होती है वो ऋण को दिखाता है। ये आपको निगेटिव में आपको रहता है। ठीक है, निगेटिव में रहता है। विद्युत सेल का प्रभाव, उसमें प्रभाव क्या होता है किसी विद्युत चालक पदार्थ में, यानी विद्युत चालक पदार्थ क्या होता है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया और आपका कॉपर हो गया या फिर चांदी हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें विद्युत का प्रभाव हो सके। तो विद्युत चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म हो जाती है। तो क्या वो गर्म हो जाती है, जैसे देखते हैं हम इसमें विद्युत प्रभाव करेंगे तो इसमें ये गर्म हो जाती है तो उनसे ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पड़ता है। इसका खोज किसने किया था विद्युत धारा प्रभाव को, तो क्रिश्चियन ऑस्टक ने किया था। क्रिश्चियन है इसलिए ऑस्टक का इसने नियम को फॉलो किया। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि खाना बनाने का हीटर में उपयोग करते हैं। पानी गर्म करने वाला हीटर आप लोग यूज करते हैं, अभी ठंड का टाइम आ चुका है तो आप लोग सब लोग कीजिएगा। विद्युत अपघटय में है, गीजर में यूज करता है, विद्युत कतली में करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल जिसको करते हैं, और हेयर ड्रायर है और रूम हीटर में, ये सारी जगह इसका यूज होता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी तार द्वारा किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। इसमें मान लीजिए ऊष्मा कितने, तो उसको डिपेंड करता है कि पदार्थ की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। विद्युत फ्यूज जो होता है इसका गलनांक कम होता है, क्योंकि इसका गलनांक इसलिए कम होता है ताकि अगर विद्युत फ्यूज में परिपथ में कोई भी दिक्कतें हैं या फिर कनेक्टिविटी में इशू आ गया है, गलत कनेक्टिविटी, तो गलनांक कम होने के कारण विद्युत फ्यूज आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसके कारण आपको जो प्रतिरोध होता है ज़्यादा होने के कारण वो फ्यूज हो जाता है। विद्युत फ्यूज का नाम ही से पता चला है, वो जो फ्यूज है वहाँ से कनेक्टिविटी हटा देगा ताकि मेन पूरा वायर उसको पूरा घर में अगर है पूरा या कंपनी में लगा हुआ है, कहीं ऑफिस में लगा हुआ है तो पूरा कनेक्टिविटी सभी जगह पूरे वायर ना जल जाए, इसलिए विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। यह एक सुरक्षा युक्त होता है, जो विद्युत इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है और लेकिन गलनांक कम होता है, क्योंकि तार जो होता है सिंपल से समझिए जल्दी गल जाएगा और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है, रेजिस्टेंस। यह एक सुरक्षा युक्त होता है जो कि विद्युत परिपथ को क्षति या शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली
आग से सुरक्षा प्रदान करता है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया। जो विद्युत परिपथ यानी जो आपको परिपथ है, मान लीजिए आपके घर में पूरा कनेक्टिविटी है और एक जगह यहाँ अगर ये फ्यूज नहीं लगे तो अगर डायरेक्ट ये करंट पहुँच जाएगा, अगर उसकी गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण, तो पूरा आपके घर को भी आग लगा सकता है। तो ये है परिपथ को क्षति और शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग आग यानी कि फायर से बचाती है, सुरक्षा करती है। आजकल फ्यूज की तार एमसीबी में लगाए की तार की जगह अब क्या लगाते हैं, एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या आता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि मिनिएचर यानी सर्किट ब्रेकर, पूरा सर्किट को ही ब्रेक कर देता है, वहाँ से परिपथ आगे नहीं जाता है। CFL हम लोग यूज करते हैं, बल्ब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसको नाम देते हैं CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। CFL में फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब होती है और ये ऊष्मा का कम उत्सर्जन करती है। इसी के कारण इसमें CFL वाले वॉल्व में कम चार्ज, कम वाट के कारण भी अच्छी एनर्जी मिलते हैं। मान लीजिए 10 वाट का है तो भी लाइट मिलेगी और आपका कम बिजली भी खर्च होगी। विद्युत धारा परिपथ है, उसमें प्रभाव के कारण ये चुंबकीय प्रभाव है, उस पर मैं बताया सेम उसमें प्रभाव है और इसके खोजकर्ता भी सेम ही है। और इसमें उपयोग होता है विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, एक टेलीफोन में। इसको बता देता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सेम चीज़ है, कहीं ना कहीं कोई चालक रहेगा। चालक कौन कौन सा होगा, मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया था। एल्युमिनियम है, फेरम लोहा हो गया, या फिर आपका कॉपर हो गया, ये सारे जगह से आप कर सकते हैं। और चालक मतलब कि जैसे रबड़ हो गया या फिर कोई भी प्लास्टिक का चीज़ होगा, वो चालक है, ये चालक है होते हैं। चलिए, विद्युत किसी चालक परिपथ से आपका प्रवाहित की जाती है, तब चालकों के चारों ओर क्या होता है, चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसमें मैंने विद्युत चुंबकीय को बताया था, उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। उष्मा के लिए उसमें होता है, इधर विद्युत धारा के लिए हो जाएगा या चुंबकीय मैग्नेट चारों क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आई होप कि दोनों समझ गए होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक पर चलते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। आई होप कि अच्छे से ये समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट था, ये 7th क्लास में इतना अच्छे से बताया गया है, तो और इसको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है जरूर से आप शेयर कीजिएगा अपने कमेंट और विचार, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, अदरवाइज आई हैव मल्टीपल टास्क टू डू सो। चलिए, रेशम से वस्त्र तक टॉपिक नाम है 7 क्लास का 11 नंबर अध्याय 11। ऊन से ऊन प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, तो ऊन कहाँ कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊँट, याक, लामा, पेका के से ये सारी जगह से हमें ऊन प्राप्त होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊँट, याक, याक आप लोग को पता है ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं ये जानवर, याक, और ये लंबा अल्पेका। अंगोरा जो होता है नस्ल होता है, ये किसकी नस्ल होता है अंगोरा, क्वेश्चन आती भी है रेलवे में, कई बार पूछे गए। अंगोरा आपका बकरी का नस्ल है। ऊन की प्राप्ति ये सारी जगह से होती है। यह जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाका में पाए जाते हैं, मैंने बताया ठंडे जगह में। अब पश्मीना शॉल भी इन्हीं के ऊन से बनता है। पश्मीना एक शॉल तो बहुत फेमस है, इस कहाँ से मिलता है, तो इन्हीं ऊन से प्राप्त होता है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक जो होता है सबसे ज़्यादा तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। जो रेशा जंतुओं से प्राप्त होता है उसे जानतक रेशा कहते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम। और ऊनी कपड़ा उष्मारोधी का काम करती है, यानी उसमें उष्मारोधी नहीं होता है, जिसके कारण ही ये गर्म रहती है और ठंड के टाइम में ये काफ़ी सजेस्टेड होता है कि आप इसको पढ़िए। व्यवसायिक संकट क्या है इसका, इसमें क्योंकि जो टॉपिक है उसी से संबंधित है, तो इसमें व्यवसायिक संकट इसके है, किसी भी उद्योग में जोखिम का झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। इसे शॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। यह उद्योग के छटाई के विभाग से काम करने वाले व्यक्ति एंथ्रेक्स जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। जो ये लोग ज़्यादा काम करते हैं, इसमें एंथ्रेक्स नामक कौन सी बीमारी होता है, एंथ्रेक्स जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। इस सबसे पहले रेशम उद्योग चीन में हुआ था। कहाँ पर, कौन से देश में, तो अपना नल्ला चीन से ये हुआ है, याद रखिएगा। चीन ने इसमें रेशम वस्त्र का, कागज़ का भी सबसे पहले उपयोग इसी ने किया था, चपरगंजू। चलिए, जिस मार्ग से चीनी यात्री रेशम का व्यवहार करते हैं उस मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग का रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर से होता है और तसर सिल्क कीट से रेशमी वस्त्र मिलता है।
तसर के सेल के कीट से आपको रेशमी वस्त्र मिलता है। चलिए, रेशम निकलने से धागा बनाने की विधि की प्रक्रिया जो होती है उसको रेशम रीलिंग कहते हैं। उसको रेशम से निकलने वाले धागे बनाने की विधि को प्रक्रिया को रेशम रीलिंग कहते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। इस छोटा टॉपिक था और 11 नंबर इससे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा 7th क्लास का, अध्याय नंबर 12 अम्ल, लाल और लवण के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल अम्ल जिसको कहते हैं जिसका वैल्यू 7 से कम हो उसको अम्ल कहते हैं, और 7 से अधिक वाले को उसको कहेंगे क्षारीय कहेंगे, और 7 वाले को उसको उदासीन कहेंगे। ये आपको डायग्राम से यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दिया हूँ। ये आपका उदासीनता है, ये आपका क्षारीय वाला छोड़ ही देता हूँ, और यहाँ पर ओ से अम्ल ये रहेगा, ये याद रखिएगा। और ये आपका 7 हो गया। शुद्ध जल की कितनी होता है पीएच वैल्यू, खून का कितना पीएच वैल्यू होता है, या फिर आपके अभी जैसे खट्टा का बताया, नींबू का क्या होता है, ये सारी चीज़ आप बताइएगा। चलिए, अम्ल जो होता है खट्टा होता है, यानी ये से और वाले यहाँ पर खट्टे खट्टे स्वाद आ रहे हैं। खट्टे स्वाद कब आते हैं बताइएगा। नेक्स्ट है क्षार, स्वाद में कड़वा होता है। क्षार जो होता है कड़वा होता है, यानी छो वाला को होता है, कड़वा होता है। नींबू के रस जैसा परीक्षण देने वाला पदार्थ जो होता है वो अम्लीय होता है। तो मैंने बताया इसका 2.4 के आसपास होता है इसका पीएच वैल्यू, इसलिए अम्लीय है। और साबुन के विलियम जैसा परीक्षण देने वाला पदार्थ क्षारीय होता है, इसमें कड़वाहट सा होता है। कभी कभी आपको नहाते समय अगर आपके मुंह में साबुन या सर्फ चला गया होगा तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। तो इसकी वैल्यू कितना होता है? 7 से ज़्यादा होती है। इंडिकेटर जो होता है, सूचक क्या होता है? वे पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल और क्षारीय के होने की जांच करते हैं उसे सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुलाब की पंखुड़ी, गुलहड़ी, इसका ही उपयोग किया जाता है। इसी से मदद से पता चलेगा कि किसके कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। चलिए, लिटमस का है, ये एक प्राकृतिक सूचक है। ये लाइकेन से बना होता है। किसका बना होता है? लिटमस। लो से लिटमस, लो से लाइकेन, याद रखिएगा। यह कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है। मैंने अभी भी बताया था, लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। चलिए, सहजीवी मतलब कि दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहा है। नींबू का रस होता है उड़ेलहुल के रंग के गहरा गुलाबी मैजेंटा रंग का होता है। नींबू का जो रस होता है उड़हुल के रंग को गहरा करने पर वो गुलाबी कर देता है। जो अगर उसमें उड़हुल के जो रंग होता है उसमें डालेंगे नींबू का रस तो क्या बना देगा? तो गुलाबी, यानी मैजेंटा। मैजेंटा आप लोग को पता होगा किस तरह का होता है, बता सकते हैं। चलिए, साबुन का विलयन जो होता है, विलयन हल्दी को लाल कर देता है। साबुन का जो विलयन अगर मिलाते हैं तो हल्दी को क्या कर देगा? हल्दी तो आपको पता है पीला है, येलो है, उसको क्या कर देगा? वो रेड कर देगा। किसको क्या चीज़ मिलाने पर? तो साबुन मिलाने पर। साबुन। आई होप कि समझ आ रहा होगा। चलिए, और अड़हुल को हरा कर देता है। अड़हुल को उसमें मिलाएंगे तो वो हरा कर देगा। इसको क्या कर देगा? ग्रीन कर देगा। ठीक है, अड़हुल को ग्रीन कर देगा। अम्ल जो नीले को लाल कर दे उसको अम्ल कहते हैं। ओ से एसिड, और बू से बी से ब्लू, और आर से रेड, ये याद रखिएगा। ABR, एसिड ब्लू को रेड कर देता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप बताए होंगे तब बता सकते हैं। अम्ल को ब्लू से नीला कर लाल कर देता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि जो अम्ल रहता है लाल को किस रंग में कम कर देगा। तो ऑप्शंस बहुत सारे आपको देखने को, तो नीले से लाल को, लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल जो होता है लाल लिटमस को कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि ये आपको परिणाम निकल ही चुका है, ये फाइनल रिजल्ट है। तो अगर रिजल्ट कुछ भी हम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट तो ही रहेगा ना, इसलिए लाल लिटमस को कोई भी चेंज नहीं करता। लेकिन नीले को अगर मिल गया तो उसको पटक करके उसको लाल कर देगा। यह विलयन जो जिसका और नीला और लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं करता है उसे उदासीन विलयन है। जिस पर अगर कोई प्रभाव नहीं डालता है उसको क्या कहता है? उदासीन है, यानी शांत है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। उदासीन विलयन में क्या क्या होता है? वो आपका अम्ल और क्षार दोनों होता है। उदासीनीकरण क्या होता है? जैसे अम्ल हो गया HCl हो गया, और क्षार आपका NaOH हो गया, और दोनों मिलकर के लवण बनता है, NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर और प्लस से हीट निकल जाता है। ये आपका उदासीनीकरण का एक समीकरण के साथ देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल पूछ भी सकता है कि आप बताइए उदासीनीकरण का ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन बहुत सारे मिलेगा, ये ऑप्शन याद रखिएगा। HCl प्लस NaCl आपको बनता है, और H2O प्लस हीट निकल जाता है। चींटी के काटने पर त्वचा में फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, CH2O2 है। CH2O2 है जिससे जलन रोकी होती है।
तो चींटी, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आ गई, बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाई जाती है, तो वो है फॉर्मिक अम्ल, एफ वाला फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल है यानी एसिड फॉर्मेट में है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH2O2। तो ये फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला क्या है, तो CH2O2। अब इससे क्या होती है, जलन होगा, मिठास होगा, या करवा क्या होगा, तो जलन होगी। 3 क्वेश्चन आपको एक ही लाइन से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार का उपयोग किया जाता है। किसका, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो CaO और CaOH का, OH को जैसे क्षार का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की क्षारीयता। इसमें अम्ल को दूर करना था, यानी उसमें 7 से कम वैल्यू है और 7 से ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए मिट्टी में जैव पदार्थ मिलाया जाता है, जैव पदार्थ मिलाया जाता है। नेक्स्ट है दांतों का क्षय अम्ल के कारण होता है। दांत में जो होता है, अगर आपका दांत गिरने लगा है तो किसके कारण से होता है, तो अम्ल के कारण होता है। अम्ल वर्षा भवन ऐतिहासिक इमारतें, पौधे, जंतु को क्षति पहुंचाती है अम्ल वर्षा। चलिए नेक्स्ट है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा जल में घुल करके क्रमशः कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो वर्षा जल अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर रहती है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड से ये प्राप्त होती है सारी चीज़ें। अब ये कुछ अम्ल का नाम है, इसमें किस में पाया जाता है वो याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चार्ट से। चलिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो सेरिक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, अभी मतलब बताया था मैंने। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के, साइट्रिक से सी से साइट्रिक, और नींबू के कुल के सिट्रस फल जैसे कि संतरा, नींबू और ये जितने भी खट्टे वाले फल हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सी विटामिन होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, लैक्टिक, लो से लैक्टिक यानी लेटे वाला, और लैक्टिक जो है दूध से बना होता है और ये दही में पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध, दही में। ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और पालक में सबसे प्रचुर मात्रा में हमारा फेरम यानी लोहा प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, तो पालक में मिलता है। और अस्कॉर्बिक अम्ल मैंने विटामिन सी के बारे में बताया, वो आंवला, सिट्रस फल मैंने बता ही दिया। टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक इमली यानी टर्टर आने लगता है जिसे खाते हैं तो एकदम टर्टर सा लगेगा। जब भी कोई लड़की या बच्ची खाती है तो बहुत टर्टर करती है, यानी टाइट्रिक अम्ल याद रखने के लिए। अंगूर, कच्चे आम, ये सारे टाइट्रिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ ही आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, यानी अध्याय 12 कंप्लीट। अब अध्याय 13 में पढ़ेंगे, आपका है मिट्टी के बारे में, इसमें जानेगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। इसको आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं 7903812553 में आपको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी लोग PDF और नोट्स चाहते हैं दीपावली पर ही आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। आप लोग के पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30 डेज आपको बचा हुआ है, तो मोटिवेशन के लिए आपको बताना चाहूँगा आपकी फाइटिंग एक सीट पर 40 या उससे ज़्यादा होगी। इस बार कंपटीशन पिछले बार के मुकाबला और ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग को तैयारी अच्छे से कीजिए। 3 से 4 बार भी इस वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो PDF लेकर के खुद से नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ आप इसको लिख करके कीजिए। कोशिश कीजिए एटलीस्ट लिख करके, अगर आप नहीं लेना चाहते PDF तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार आप कम से कम देखिए। चलिए मिट्टी के बारे में जानते हैं। मिट्टी का निर्माण पवन, जल और जलवायु की क्रिया से, चट्टानों से अपक्षय या टूटने फूटने से मिट्टी बनता है। हुमस जो होता है मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को हुमस कहते हैं। आपको मिट्टी में उपस्थित जो भी सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं। मिट्टी का प्रकार जो होता है उसमें पाए जाने वाले चट्टानों के कण के आधार पर होता है। पहला है बालू मिट्टी। इस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा होता है। इस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े कण मतलब ईटा पत्थर जो होता है एक दिखता है ना, ये बालू छोटा छोटा होता है, इसमें आपको बड़े बड़े कण नहीं कुछ भी आप पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं बड़े कण। इसके कारण से अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण इसके बीच रिक्त स्थान रहती है, बिल्कुल रहेगा। ये रिक्त स्थान वायु से भर जाते हैं, और जो भी खाली जगह रहेगा क्वेश्चन कुछ तो आएगा तो वायु आ जाता है। वायु के कणों के बीच में से जल निकासी तेजी से होता है, और इसी कारण से जल निकासी तेजी से होता है। चलिए मिट्टी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, उसके बाद दोमट मिट्टी, उसके बाद फिर आदर्श मिट्टी, और ये सारी चीज़ जानेंगे। चिकनी मिट्टी क्या है, ये मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात ज़्यादा होता है।
इसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, इसमें जो भी आपका यानी गीलापन ज़्यादा रहेगा। चिकनी मिट्टी, चिकना नाम से ही चिकनी समझ सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो खिलौना बनाने, बर्तन आदि में काम आता है। दोमट मिट्टी, इसमें छोटे कण और बड़े कणों का अनुपात लगभग समान होता है। इसमें ह्यूमस अच्छी होती है, चिकनी से कम खेती के लिए अच्छी मिट्टी है। जल धारण क्षमता अच्छी होती है इसमें दोमट मिट्टी में। चिकनी से कम है, लेकिन इसमें चिकनी से हमेशा देखिएगा इसमें कम है, सबसे ज़्यादा इसमें जल की क्षमता होती है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस में कितनी क्षमता होती है, लेकिन चिकनी से कम रहेगा। खेती के लिए अच्छी है मिट्टी है ये। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में उगने वाले पौधे जो होते हैं दोनों में साधारणतः जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, जो कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गेहूँ, मक्का, चना, धान, ये सारे चिकनी मिट्टी आते हैं। आदर्श मिट्टी क्या होता है, जैव पदार्थ से समृद्ध हो, अच्छी जल धारण क्षमता है। दोमट मिट्टी और बालू मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। अरहर, मसूर, अन्य दाल, आलू, ये सारे दोमट मिट्टी के प्रकार हैं। अपरदन क्या होता है, पवन, पानी अथवा बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का घटना अपरदन कहलाता है। जितने भी पवन, पानी और बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का घटना अपरदन कहलाता है। पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकता है, पेड़ पौधे जो होता है मृदा अपरदन को रोकता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें ज़्यादा आपको है नहीं कि एक लाइन आपको लाइनर था, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट 7 क्लास 8 क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अध्याय नंबर 14 है, पौधे में संवाहक उत्तक क्या होता है। मूल रोम में देख सकते हैं पौधों के जड़ों में धागे जैसी संरचना होती है, जिसे मूल रोम कहते हैं। यह मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। अवशोषित जल को पत्तियों में तक ले जाता है। संवहन क्या होता है, यह खनिज लवण एवं भोजन का संवहन करता है। यानी कि संवहन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाला का संवहन कहलाता है। यानी जल और खनिज एवं लवण भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक संवहन कहलाता है। पौधों में संवर्ग उत्तक होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जल और खनिज लवण का संवहन करता है इसमें जाइलम, जल और खनिज का, और फ्लोएम में भोजन का करता है। फ्लोएम में भोजन, एफ से भोजन और भोजन याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन। पौधों में जल वाष्प के समय में निकलना जल वाष्प कहलाता है। चलिए तेजी से कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं, ऑलमोस्ट 42 मिनट हो चुका है वीडियो का। बाष्पोत्सर्जन पौधों में जल वाष्प के रूप में भी निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तापमान बढ़ने से यह तेजी से होता है, दिन में बढ़ जाता है और रात में घट जाती है। हवा तेज होने से बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ने से घटती है। बाष्पोत्सर्जन पत्तियों में रंध्रों में होती है। रंध्र क्या होता है, इसके बारे में 6 क्लास में पढ़ा है, उसको जाकर के एक बार देख सकते हैं। जीवों में शोषण, और ये रहा आपका 15 अध्याय। इसके बाद 16 रहेगा, उसके बाद 17 और 18, 3 अध्याय और है। इसके बाद जीवन में शोषण क्या होता है, अंतर शोषण ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाना है की क्रिया को यानी अंतर शोषण कहलाता है। अवशोषण में जो वायु हम लेते हैं उसमें बता सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन कितना होता है और पदार्थ कितना होता है, उसको मैंने ऑलरेडी बताया है प्रीवियस क्लास में, उसको बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, इसका उपयोग सभी जीव करते हैं और जंतुओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। सांस लेना या छोड़ना ये श्वसन क्रिया की है। श्वसन के दौरान जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि हम एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6 रहता है। मैंने इससे पहले क्वेश्चन भी पूछा था ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो यही रहेगा। और O2 लेते हैं इसमें, तो निकलता है इसमें अभिक्रिया करने के बाद 6 डिग्री यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलता है। ये आपका फॉर्मेशन रहता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में दोनों में होता है। ये दोनों स्थिति में होता है, उपस्थिति में और अनुपस्थिति में। शोषण होता है जब शोषण की क्रिया में ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे ऑक्सी शोषण उपस्थिति कहते हैं। इस प्रकार का शोषण उच्च वर्गीय पौधे एवं जंतुओं में होता है।
ये कब कौन लोग करते हैं? तो पौधे और जंतु में करते हैं। अनॉक्सिक यानी अनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है, यह अवशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होता है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ऊर्जा हो गया। एग्जाम्पल आपका आ सकता है, एनॉक्सिक का बताइएगा एग्जाम्पल ये हो गया, ऑक्सिक का आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तो वो आपको पूछा जाएगा। एनॉक्सिक का ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल प्लस ऊर्जा। किण्वन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में विघटन किण्वन कहलाता है। मैंने आपको पूछा भी था लास्ट में, किण्वन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज जो है अल्कोहल में विघटन हो जाता है, इसी को किण्वन कहते हैं। इस प्रकार का श्वसन मुख्यतः सूक्ष्मजीवी जैसे होता है, सूक्ष्मजीवी को जैसे होता है, एंट, अमीबा, गोलकृमि, बैक्टीरिया इत्यादि। ईस्ट के बारे में आप जानते हैं, ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। ये एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय यानी एक ही कोश में पाए जाते हैं। इसमें से अनॉक्सिक, हालांकि कोशिकीय कितने हैं, कोशिकीय के बारे में हम क्लास 8, 9 में अच्छे से पढ़ेंगे। और चलिए, एक कोशिकीय, इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। इसमें से अनॉक्सिक होता है यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, और इथाइल अल्कोहल बनता है। इसमें उपयोग होता है अंग्रेजी शराब में, पावा रोटी में, जो आपका रोटी जो फूला हुआ रोटी रहता है, उद्योग में ये सारे चीज़ें ईस्ट का उपयोग होता है। भोजन में शोषण के लिए नासद्वार और फेफड़ा का और डायफ्राम का यूज होता है। डायफ्राम जो होता है वृक्ष यानी वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है, वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। वृक्ष गुहा डायफ्राम आपका वृक्ष गुहा को आपको आधार प्रदान करता है। अंतर शोषण के दौरान डायफ्राम नीचे चला जाता है और पसलियाँ ऊपर और बाहर की और गति करता है, जिससे ये वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ा में प्रवेश करता है। चलिए, उच्च श्वसन के दौरान डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और पसलियों के नीचे आ जाता है और वृक्ष गुहा से जुड़ता है, जिससे वायु फेफड़ा में से बाहर आ जाता है। O2 जो है रक्त की मदद से कोशिकाओं का तक पहुंचता है। O2 जो है हमारा ऑक्सीजन होता है किसके, तो आपको पता है वो, उसका मैंने जब हृदय आपको पढ़ेंगे ब्लड, उसमें आपका लीवर में, तो उससे सारी चीज़ निकल करके डायग्राम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। तो कोशिका से पहुंचता है आपको ऑक्सीजन जो होता है रक्त के साथ यानी ब्लड के साथ मदद से कोशिका के तक पहुंचता है। O2 जो एक का वहन लाल रक्त कोशिका में पाए जाने के कारण हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। O2 यानी ऑक्सीजन जो का वहन होता है लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, आप हीमोग्लोबिन में के द्वारा होता है। विभिन्न जंतुओं में शोषण अंग क्या होता है? अमीबा शरीर की तरह सतह द्वारा होता है, और पारामीशियम जो होता है शरीर की सतह एवं त्वचा द्वारा होता है। कीट जो होता है ट्रैकिया द्वारा होता है। जीवाणु आपका मिडोसिस द्वारा होता है। सरीसृप आपका फेफड़े द्वारा होता है। पक्षी आपका फेफड़ा द्वारा लेता है। ये आपका शोषण कोई जंतु कहाँ से लेता है? अमीबा आपका शरीर की सतह से लेता है। पारामीशियम होता है शरीर की सतह एवं त्वचा द्वारा लेता है। कीट जो होता है ट्रैकिया द्वारा लेता है। जीवाणु होता है मिडोसिस, एक पॉइंट में दे दिया ताकि क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो आपको जवाब दे सकते हैं। सरीसृप होता है फेफड़े द्वारा। पक्षी फेफड़ा द्वारा। स्तनधारी जितने भी लोग होता है फेफड़े। मछली आपका गलफरा द्वारा। मेढक आपका त्वचा और फेफड़ा द्वारा लेता है। तिलचट्टा जो होता है श्वास रंध्र द्वारा, शरीर पर जो छिद्र होता है उसी को रंध्र कहते हैं, उसी द्वारा लेता है। पौधों में शोषण जो होता है, पौधा सांस लेने के लिए पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा यानी रंध्र जो होता है, छिद्र होता है, वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय करता है। क्योंकि रात में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन, दिन में उल्टा करते हैं। दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। रात में भी जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है, जिससे कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई और गर्मी होती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि दिन में आप सोइए वृक्ष के नीचे, लेकिन रात में मत सोइए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रकाश, लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकती है। प्रकाश जो होती है कौन सी रेखा में गमन करती है, तो क्वेश्चन यहाँ से एक पहले ही क्वेश्चन बन जाती है। प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ पर? सीधी रेखा में। तो चर्चा है ऑप्टिकल बुक में आपको, इसमें लगभग 300 BC में रचना की हुई थी। किसने किया था? यूक्लिड ने। किसने रचना इसमें चर्चा किया था? तो यूक्लिड ने चर्चा किया था एक स्टडी के फॉर्मेट में। तो आप ये निकल के आ सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसमें प्रैक्टिकल दिया हुआ था, आप छोड़िए उस सारी चीज़ों को। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? चमकदार सतह पर जो प्रकाश की दिशा में बदलाव आता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ या अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसे इमेजिनरी थॉट कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे,
एक्चुअल में उसको इमेजिन ही कर सकते हैं, काल्पनिक है। और जिसे वास्तविक पर्दे पर ला सकते हैं कि हाँ बिहार टीचर्स बन सकते हैं, बीपीएससी आप क्लियर कर सकते हैं, ये वास्तविक हो सकता है, लेकिन अभी भी काल्पनिक है। जब लोग बन चुके हैं उनके लिए वास्तविकता है। चलिए, समतल दर्पण क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के आकार और पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। देख सकते हैं अभी नाइट का टाइम हो गया, इतने टाइम में भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और बगल में कुत्ते भौंक भी रहे हैं। चलिए एक बार इसके नाम पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। गोलीय दर्पण क्या होता है? जहाँ प्रकाश से टकराने वाले परावर्तित हो जाते हैं उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जहाँ से प्रकाश टकराने से बाद परावर्तित होता है। अब दो तरह के दर्पण होते हैं, एक तो कॉनकेव, एक कन्वेक्स मिरर। इसमें दोनों में डिफरेंस आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। अगर हम 10th का आएगा 7th क्लास में तो उसमें भी आएगा। अवतल दर्पण, अवतल किसको कहते हैं? जिस दर्पण पर बाहरी यानी बाहर का जो विलय है, बाहरी विलय पर आपका क्ले किया है, यानी इसमें क्ले किया गया है। क्ले मतलब समझ सकते हैं, कुछ ऐसा पार्ट जिससे उसमें जो रोशनी है यहाँ से पार ना जा सके, क्ले किया जाता है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका उपयोग क्या यूज होता है? दाढ़ी बढ़ाने में यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने में। डेंटल डॉक्टर यूज करता है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल में करते हैं, सोलर लाइट में करते हैं। प्रतिबिंब इसका रियल होता है, बहुत वस्तु से बहुत बड़ा बढ़ता है, इसका प्रतिबिंब जो बनता है बहुत बड़ा बनता है और छोटा और समान आकार का बनता है, वस्तु की जगह पर बनता है। उत्तल में, कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं ये उल्टा होता है। इसमें अंदर के जो होता है जिसको लिए दर्पण की भीतरी सतह यानी भीतर की सतह में कलय किया जाता है और बाहरी सतह चमकीला होता है। बाहरी जो सतह चमकीला होता है इसमें चमक रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें साइड मिरर के रूप में हम लोग लेते हैं और ये साइड मिरर के रूप में रहता है, जिससे ये चमक आते रहती है और इसमें छोटे बड़े स्ट्रक्चर भी आपको छोटे मात्रा में आपको दिखता है और आसानी से दिखता है। इस साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी कि कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण आपको लगता भी होगा, पिक्चर आप देखेंगे तो ये सारा साइड मिरर आपका कार में यूज रहता है। वस्तु से छोटा आपका इसका प्रतिबिंब दिखता है। ट्रक बहुत बड़ा है लेकिन आपको यहाँ पर छोटा दिखेगा। हमें आभासी हमेशा पीछे से रहेगा, सीधे ध्रुव और फोकस के बीच में इसका बनता है। चलिए, अगर आप वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए। जल्दी ही इस वीडियो को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए लेंस में उपयोग क्या होता है? चश्मा जो होता है, दूरबीन और कैमरा, इसका सब लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो चश्मा में करते हैं, दूरबीन में करते हैं, कैमरा में करते हैं। अवतल लेंस क्या होता है? वो लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं। आपको किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, इस तरह से आपका होता है अवतल लेंस। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक सेकेंड। अवतल लेंस, यहाँ पर हम की डायग्राम नहीं बना पाएंगे पीडीएफ में ड्यू टू कम पेज में आपको ज़्यादा कंटेंट देने के कारण। ये देख सकते हैं, ये आपका अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस आपका इस तरह से रहेगा, इस तरह से बीच में आपका साइड में पतला रहेगा और बीच में मोटा रहता है। बीच में आपका वो लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में यानी बीच में आपका पतले होता है, बीच में आपको पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। प्रतिबिंब इसका हमेशा सीधा और आभासी वस्तु से छोटा बनता है। ये क्वेश्चन आता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल लेंस का, जिसको आवर्तक लेंस भी कहते हैं, वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये आपका ये इस तरह से रहेगा, ये आपका वो उत्तल लेंस कहलाता है। आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका प्रतिबिंब जो वास्तविक बनता है और उल्टा इस तरह से आकर के यहाँ से अगर प्रतिबिंब डाला गया तो इधर आकर बनेगा और इसमें यहीं पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। इंद्रधनुष प्रकाश, इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर आपका ईस्ट में है, जनरली इवनिंग के टाइम होता है, अगर वेस्ट में है तो आपका इसमें दिखेगा ईस्ट के साइड इसका प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, अगर आप चलिए इंद्र याद रखिएगा बस एक लाइनर फॉर्मेट में कि इंद्रधनुष कहाँ पर बनेगा? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। व्हाइट लाइट जो बनता है 7 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंग से बनकर बनता है? तो 7 रंग से बनकर के बनता है। इसी के साथ आपका 16 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए एट द एंड में यही कहूँगा, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, अपना व्हाट्सअप नंबर अपने नाम के साथ इस नंबर पर हमें पर्सनली कमेंट कीजिएगा, आपको वो सारी चीज़ें सुविधाएँ मिल सकती है। इस नंबर पर 7903812553
आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तत्काल प्रभाव से आपको मिलेगा सहयोग। आप कॉल कीजिएगा, शायद आपको कॉल अटेंड नहीं होगा, और सारे पीडीएफ नोट्स एक ही बार मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उसको जाकर के रिवीजन कीजिए और आप अपना एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। चलिए सीधे बातों पर चलते हैं, सीधे 17 नंबर, पौधों में प्रजनन। जनन क्या होता है? जिनको द्वारा अपने जैसी संतति प्राप्त होती है उसको जनन कहते हैं, जनन करना कहलाता है। पौधों का जनन भाग जो होता है जड़ या पत्ती खाली बीज में होता है। दो प्रकार के जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक होता है। लैंगिक अलैंगिक मतलब जड़, तना, पत्ती, कली द्वारा पौधे का जन्म होता है, इसको अलैंगिक कहते हैं। जैसे कि गुलाब हो गया, सहजल हो गया, मूंगा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, कमल, मनी प्लांट, आलू, गन्ना, हल्दी, अदरक, ये सारे आपका आते हैं अलैंगिक में। बायोफाइल्स की पत्तियों में उपस्थित कली से नए पौधे का जन्म होता है। लैंगिक में बीजे द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। मुकुलन क्या होता है? ईस्ट या और हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट और याकला में। ईस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। कोशिका में छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना होती है, ये मुकुलन के बारे में, जो मुकुलन कहलाती है। कोशिका में छोटी छोटी जो बल्ब की जैसी रचना होती है उसको मुकुलन कहते हैं। मुकुलन विकसित होकर के अलग नई कोशिका बना देती है। लेयरिंग क्या होता है? पौधे के किसी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और वहाँ मिट्टी के नम रखा जाता है। अब 15 से 20 दिनों के बाद वहाँ से सर जाती है, सॉरी जड़ें जो निकलती है। लेयरिंग फिर से बता देते हैं आपको। पौधे के किसी शाखा के मिट्टी में दबा दिया जाता है, किसी एक शाखा को क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और वहाँ मिट्टी के नम रखे जाते हैं। नम मतलब कि वहाँ पर पानी की मात्रा कुछ होगी और सारा चीज़ नमी रहता है। तो 15 से 20 दिन में देखेंगे वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और जिसको काट के नया पौधा बनाया जाता है। खंडन क्या होता है? जिसके द्वारा नदियों या तालाब के किनारे हरे पौधे की संरचना शैवाल होती है, वो खंडन द्वारा वृद्धि होती है। बीजाणु निर्माण किस तरह से होता है? कवक के बीजाणु हल्का होते हैं और यह हवा में तैरते रहते हैं, जिसके कारण नए नए कवक उगते रहते हैं। लैंगिक जनन वो जिसमें बीज द्वारा पौधे उत्पन्न होता है, वो मैंने आपको देखा है लैंगिक, ठीक है, लैंगिक जनन। इसमें बीज द्वारा पौधे, यानी इसमें जो जितने भी पौधे निकलेंगे उसमें बीज सीड की जरूरत पड़ेगी, इसमें सीड की जरूरत पड़ेगी। नर एवं मादा यंगम से मिलने से निर्माण होता है सारी चीज़ों का। चलिए इसी के साथ अब लास्ट रहेगा आपका पेज, और इसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट अध्याय रहेगा 18 नंबर, उसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। परागण क्या होता है? परागण आपका रहेगा निषेचन या नर या मादा युग्मकों का मिलन होता है। लैंगिक जनन जो होता है निषेचन के बाद बीजांड से बीज एवं अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का परिकीर्णन से बीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित परिकीर्णन कहलाता है, जिससे कि जल द्वार, वायु दौरान, ये सारी चीज़ें से जीवों का। अब नेक्स्ट अध्याय आपका जंतु से रक्त परिसंचरण, जंतुओं से अध्याय 18 है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जो इतने यहाँ तक आ चुके हैं, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और अपने भविष्य के लिए आप लोग कार्यरत हैं और मेहनत करना चाहते हैं, ताकि आपको यहाँ तक मिल चुका है श्वसन क्रिया में। और अब डेफिनेटली आप लोग को सक्सेस मिलेगा। आप बस इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा इसको रिटन फॉर्मेट में लिखते जाएगा, जो क्वेश्चन मैंने बताया। जंतुओं में रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन क्या होता है? श्वसन क्रिया में निर्मित अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा तक पहुँच कर उच्च स्वच्छ आपका श्वसन के समय बाहर निकलती है। यह रक्त परिसंचरण कहलाता है। जिसे श्वसन जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं क्रिया में, तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ की मात्रा जाता है फेफड़ा तक पहुंच करके, वो वापस आ जाता है श्वसन के समय बाहर निकल जाता है, वहीं पर रुक जाता है फेफड़ा में फिल्टराइजेशन के बाद। विश्राम अवस्था में किसी भी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी का स्पंदन कितना होता है? वो 72 से 80 बार होता है, ये आपका देख सकते हैं। और यहीं से आपको पता चलेगा कि अगर आपका 60 बार हो रहा है या फिर आपका ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको दिक्कत है। तो इस तरह से आपका स्पंदन होना चाहिए 72 से 80 बार होना चाहिए, 72 से विश्राम अवस्था में, यानी सोने वक्त। हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय से संबंधित जो आपका इस बुक में दिया हुआ था एनसीईआरटी में, हृदय वक्ष जो होता है गुहा में होता है, वो गुहा में स्थित होता है। फिर आकार इसकी होता है मुट्ठी के आकार की होती है। आपकी मुट्ठी जो आप बनाते हैं, मुट्ठी बना करके अभी देख लीजिएगा। और ये 4 कोष इसमें विभक्त होता है। ऊपर के जो होता है इसमें, जैसे आपको इस तरह से हृदय अगर है
तो मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। यहाँ से दो पार्ट में बांट देगा, एक इसको इस तरह से, ऊपर के पार्ट को कहेंगे आलिंद, ऊपर के पार्ट को कहेंगे आलिंद, नीचे को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आलिंद, और नीचे के पार्ट को निलय कहेंगे, और इसको कहेंगे निलय। इसको एक राइट कहेंगे, इसको लेफ्ट निलय आलिंद कहेंगे, इसका लेफ्ट निलय और ये राइट निलय। इस तरह से 4 भागों में इसको बांटा जाता है। ऊपर के 2 कक्ष जो होता है आलिंद दया होता है, आलिंद बायां होता है। नीचे का मैंने आपको बता दिया, एक लेफ्ट वाला बायां और एक दायां निलय होता है। श्वसन क्रिया हेतु हमारे शरीर में 2 प्रमुख वाहिका पाई जाती है, जिसे धमनी और शिरा कहते हैं। जो हम सोच लेते हैं उसमें 2 चीज़ें आपको प्रमुख है, एक तो धमनी होता है और एक शिरा होता है। धमनी किसको कहते हैं? इसकी दीवारें मोटी होती है और लचीली होती है। ये इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। इसका कार्य जो होता है हृदय में ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन के साथ शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना, इसका धमनी का काम है। क्वेश्चन आता भी है कि धमनी किसके लिए यूज होता है, तो ये शुद्ध रक्त के साथ, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन के साथ, ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ सभी शरीर के अनंत भाग में पहुंचाया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे हृदय जो जहाँ पर लगी रहती है अपने आप बाएं साइड में, और यहाँ से हृदय की, यहाँ से मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, और वहाँ से वो जब फैलाती है तो ये ब्लू कलर का रहेगा, और वापस जब जाएगी ऑक्सीजन खत्म करके फिर से वापस आ जाती है ऑक्सीजन में, ये रेड कलर का। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। इस तरह से जब जाएगी ऑक्सीजन के साथ तो ये ब्लू कलर के जाती है, और यहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होकर के फिर वो रेड कलर का होते हुए कंप्लीट होकर के फिर ऑक्सीजन धीरे धीरे यहाँ से मात्रा कम होते होते फिर वापस वो धमनी में चली जाती है, आपके लीवर में चली जाती है। ठीक, चलिए इसको यहीं पर आप कर लेते हैं। चलिए, शिरा क्या होता है? शिरा इन द सेंस यह इसकी दीवारें पतली होती है, ये इसकी दीवारें पतली होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। शिरा मतलब सिंपल से नसें कर सकते हैं, इन सिंपल भाषा में नसों का बना होता है, और ये आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आता है। आपको धमनी में याद रखिएगा ऑक्सीजन युक्त होता है, ये ऑक्सीजन वाला है, और ये शिरा वाला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। आई होप कि समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है, ये शरीर के सभी भागों में हृदय तक यानी लीवर आपको जो है हर्ट होता है उसी तक लाती है। वापस जो होता है मैंने अभी जो डायग्राम बताया, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त को, यानी इसमें शुद्ध होता है, इसमें शुद्ध होता है, प्योर होता है, और इसमें होता है अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त के साथ आता है। अशुद्ध रक्त के साथ सभी भागों में हृदय तक जाती है। फुसफुस धमनी जो होती है, फुसफुस यानी नाम से पता चल रहा है, फुसफुस यानी कि पंपिंग करते रहेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये अशुद्ध, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, इसलिए अशुद्ध इसको कहते हैं। चलिए अशुद्ध से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध रक्त को फेफड़ा कहाँ पर पहुँचा देता है? फेफड़ों में ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। चलिए इस हृदय स्पंदन क्या होता है? धड़कन, ये हृदय मांसपेशियों का लयबद्ध सिकुड़ना फैलना हृदय स्पंदन कहलाता है, इसी को हृदय स्पंदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आई होप कि सभी लोग को क्लियर आपको पता चल रहा होगा शिरा क्या है, धमनी क्या है, यहाँ डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंस आपका हो सकता है, आपको रिलेटिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक हो 2 बार। अब लास्ट टॉपिक है आपका माया तंत्र। माया तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज आपका विलियम हार्ले ने किया था, और कब किया था? 1978 से लेकर, इनका यहाँ कि ये गलत दिखा हुआ है, 1578 से लेकर के होगा आपका 1657 तक है। निधन इनका हुआ था 1657 में, 1857 याद रखेंगे, उससे 200 साल पहले 1857 आपको सभी लोग को याद होगा, सिपाही विद्रोह और पहली क्रांति इंडिया का। चलिए नेक्स्ट है जंतु में उत्सर्जन, या उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन आपका होता है फेफड़ा होता है, यकृत होता है, मूत्र होता है, नली होगा, जिससे आप उत्सर्जन मतलब निकालने के लिए जहाँ कहाँ से करते हैं, ये आपका फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, गुर्दा हो गया, मूल मूत्र हो गया, त्वचा हो गया। मनुष्य में शोषण के दौरान में अपशिष्ट का पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसमें शोषण के दौरान, और पाचन के दौरान अपशिष्ट भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, ये सारी चीज़ें पाचन के दौरान। गुर्दा जो होता है रक्त को छान करके यूरिया नाइट्रोजन युक्त होता है ये गुर्दा, और विषैला पदार्थ का उत्सर्जन करता है। आकृति जो होता है सेम के बीज के जैसा इसमें आकृति होता है गुर्दा।
प्रतिदिन 1100 से लेकर के 2000 लीटर रक्त छानता है ये। आपको या स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में आपका रक्त होता है 5 से 6 लीटर का, मैंने आपको इसमें 6 क्लास में अच्छे से बताया। और मूल जो होता है 95 जल रहता है इसमें, और 2.5% इसमें रहता है यूरिया, और 2.5% दे सकते हैं डायलिसिस। सारी चीज़ होता है। डायलिसिस होता है कृत्रिम वृक्क होता है, ये मतलब कि मानव निर्मित होता है। वृक्क खराब होने पर या चोट लगने पर यह निष्क्रिय हो जाता है। या डायलिसिस मशीन द्वारा ब्लड को छानने का काम करते हैं। त्वचा का निचली परत जो होता है आपका ग्रंथियों पाई जाती है, जिससे हमें पसीना निकलता है। त्वचा का निचली परत जो होता है सबसे जो बाहर की परत, जिससे हम ग्रंथियाँ पाई जाती है, और इससे ही हमें पसीना निकलता है। पसीने से जल और लवण होते हैं। पसीने में क्या क्या जल और लवण दोनों पाए जाते हैं। इसलिए गर्मियों में पसीने से कपड़े का पर सफ़ेद धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखते हैं? तो आपको ये लवण के कारण आपको दिखते हैं, पसीने के साथ जो निकलता है जल और लवण। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एट द एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, इसका मतलब एंड तक देखा है, इसका मतलब साफ है कि आप लोग अपने कैरियर के प्रति सिंसियर है। और सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग कोर्सेज लेंगे उन लोग के लिए भी फ़ायदा होगा, जो लोग नहीं लेंगे आप एटलीस्ट 8 से 9 के बीच में, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखा है, तो इसमें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।